नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक अड्डा में। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें और लाइक जरूर कर दें अगर आपको पसंद आया तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के शब्दों के बारे में। आज हम लोग शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि शब्दों को कितने भागों में और किस हिसाब से बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शब्दों को कुल 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है उनके स्रोत के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों को इन 4 वर्गों में बांटने का तात्पर्य यह था कि अगर हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो कैसे लिखी जाए, कहां से ली गई है, कैसा अर्थ निकल रहा है उसका और कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं। इन शब्द के आधार इस प्रकार पे हमने शब्दों का वर्गीकरण किया हुआ है। तो हम एक एक के सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले हम इन सब के बारे में, अंदर के पार्ट्स के बारे में बता देते हैं। तो रचना के आधार पर जो बांटे गए हैं वो 3 प्रकार से शब्द बांटे गए हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पहले हम इनके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रकार में। ठीक है, तो ये 4 प्रकार कौन से हैं? पहला है तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी। ओके, अब आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है समानार्थक शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द, दूसरा है अनेकार्थक शब्द, तीसरा है एकार्थी शब्द और चौथा है विपरीतार्थक शब्द। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सिर्फ शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ओके, तो अब हम एक एक करके इन शब्द के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रचना, बनावट अर्थात व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। हम उनके बारे में बात करेंगे। ये 3 भाग शब्द के कौन कौन से थे अभी हमने पीछे पढ़ा। पहला था रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द होते क्या है? एक्चुअल में रूढ़ शब्द होते हैं वे शब्द जिनका खंड न किया जा सके, अर्थात इनको तोड़ा ना जा सके। अगर हम तोड़ भी दें तो उसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, जैसे घोड़ा, कला, काला, ये सब क्या है? ये सब शब्द तो हम सबको पता है, लेकिन इनको तोड़ने पर इनका कोई अलग अर्थ हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अगला आते हैं यौगिक शब्द। क्या होते हैं यौगिक शब्द? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दांश से मिलकर बने होते हैं और इन शब्दांशों का अलग अलग अर्थ भी होता है। और इन शब्दांशों का अर्थ होने की वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। जैसे देव प्लस आलय, देव का अलग अर्थ है और आलय का अलग अर्थ है। देव का अर्थ है देवता और आलय का अर्थ है रहने का स्थान, यानी देवताओं के रहने का स्थान। तो उसे हम क्या बोलते हैं? देवालय। ओके, वैसे ही पाठशाला, पाठ मतलब पाठ्य जो हम पढ़ते हैं, पढ़ना, और शाला मतलब स्थान। तो पाठ पढ़ने का स्थान क्या कहलाता है? पाठशाला। ओके, तो दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है और 2 शब्दांशों से मिलकर एक नया शब्द भी बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ में यौगिक शब्द ही होते हैं, बट ये रूढ़ शब्द होते हैं, अर्थात यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं। यौगिक किस हिसाब से हैं? क्योंकि ये 2 शब्दांशों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें यौगिक भी बोल सकते हैं। और रूढ़ इसलिए क्योंकि इन दोनों ही शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़। जैसे पंख प्लस ज, सम प्लस सद। तो ऐसे आप शब्दों का अलग अलग तो कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि 2 अलग शब्दों से, शब्दांशों से मिलकर बन रहा है, परंतु इसका खुद शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं होता है। इनके मिल जाने पर जो एक नया शब्द हमें प्राप्त होता है वो शब्द का अर्थ हमें मिलता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहते हैं। तो हमने 3 पढ़े, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द जिनका खंडन न किया जा सके, जिनका खंडन किया जा सके। यौगिक 2 शब्दांशों से मिलकर बनते हैं जिनका अलग अलग अर्थ भी होता है। ठीक, योग रूढ़ 2 अलग शब्दों से मिलकर तो बनते हैं पर इनके शब्दों का अलग अर्थ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आज बात करते हैं स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से किया हुआ है। कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं हमें पता था, हमने पहले पढ़ा था। तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी शब्द। तो हम पहले बात कर लेते हैं तत्सम शब्द का। क्या होते हैं तत्सम शब्द? तत्सम मतलब होता है तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, यानी उसके समान, जैसा दिखने वाला। अर्थात हमें बात की होगी, हम सबको पता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसके अंदर संस्कृत शब्दों का
समायोग है। तो जो शब्द एज इट इज यानी मूलतः संस्कृत से उठा करके हिंदी में प्रयुक्त कर लिए गए, ऐसे शब्दों को हमने तत्सम शब्द बोला। जैसे उच्च, पितृ, इक्षा, ये सब क्या है? संस्कृत शब्द थे और हम इसको आज हिंदी में भी एज इट इज यूज करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं तत्सम शब्द, यानी उसी के समान, यानी संस्कृत के समान शब्द। ठीक, अब आते हैं तद्भव शब्दों पर। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों में तो परिवर्तित के बाद हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत में शब्द थे, फिर उनका हमने कुछ परिवर्तन किया और वो परिवर्तित होके हमें हिंदी में प्रयुक्त हुए। जैसे कर्ण, कान को हम लोग संस्कृत में कहते थे कर्ण, और हिंदी में हम क्या कहते हैं? कान। तो मतलब हमने संस्कृत वर्ड यूज ना करके उसके परिवर्तित शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव, यानी कि संस्कृत से बदले हुए शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। आगे बढ़े, देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वो हिंदी के विभिन्न बोलियों और भाषाओं में लिए गए शब्द देश शब्द कहलाते हैं। मतलब हम जानते हैं कि हम हर दूसरे स्टेप के, हर दूसरे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद हमारी बोलियां बदल जाती हैं, भाषाओं में परिवर्तित आ जाता है। तो हम अलग अलग जगहों पे एक ही चीज को अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं। तो जब हम ऐसे शब्द हम बोलचाल यानी आम भाषा में, अपनी हिंदी शब्द में, हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम देशज बोलते हैं। जैसे लोटा, पेट, पगड़ी, ये सब क्या है? ये अलग अलग बोलियों में प्रयुक्त होते थे और ये धीरे धीरे क्या हो गए? हमारी हिंदी भाषा का एक पार्ट बन गए। तो ऐसे शब्दों को हमने देशज शब्द का नाम दिया। तो स्रोत के आधार पर आप देख पा रहे हैं, स्रोत एक जो संस्कृत से लिया गया, स्रोत जो एक संस्कृत से बदलाव करके लिया गया, स्रोत जो हमने देशी भाषाओं या देशी बोलियों से लिया। और अगला आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से ही हिंदी में आ गए, वो क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द। जैसे स्टेशन, औरत, दुकान इत्यादि। तो ये सब क्या है? हमने यहां से कहां का स्रोत लिया? हमने विदेशों का स्रोत लिया। तो ये शब्द कहां से है? विदेश से है। विदेश यानी कि अर्थात इंग्लिश, रूस, फ्रेंची, हम इन सब की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? विदेशी शब्द। हम यहाँ पे कुछ तत्सम शब्द के बारे में बताते हैं। तो कौन कौन से आप तत्सम शब्द हैं यहाँ कुछ पढ़ सकते हैं आप। जैसे अंकुर, अक्षर, अजय, अद्भुत, उत्पत्ति, अल्प, गिरी, उत्थान, कनिष्ठ, कंठ, ये सब क्या है? ये सब संस्कृत शब्द हैं जो हम हिंदी में एज इट इज प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। सेम इसी प्रकार तद्भव शब्द आते हैं। जैसे आंख, आग, अचरज, ऊंट, गाहक, ऊंचा, कान, गांव, छेद, पत्थर, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। हमने इनका परिवर्तन किया संस्कृत से हिंदी में, तो आज हम इनका प्रयोग हिंदी में कर पा रहे हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव। और अब आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? हमने भी बताया, जो हम लोग एज इट इज यूज कर लेते हैं, जो हम बोलियों में प्रयोग करते हैं। जैसे खिचड़ी, पगड़ी, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी इत्यादि। ये सब शब्द आपके सामने मैंने लिख दिए। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। बहुत समझ में आ रहा है आप सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं विदेशी शब्द पे। विदेशियों से हमारे यहाँ तो कई लोग आए। तो जैसे कि सबसे पहले अरब की बात कर लेते हैं, जो अरबी शब्द हमारे यहाँ यूज किए गए। ये कुछ शब्द हैं जो अरब से हमारी हिंदी में जुड़ गए। जैसे तरक्की, दुनिया, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इजाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, औलाद, ये सब क्या है? एक अरबी शब्द हैं जिनको हम हिंदी में एज इट इज प्रयोग कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? अरब तो विदेश है ना हमारे लिए, तो विदेशी शब्द है हमारे लिए। ठीक है, वैसे ही फारसी शब्द आए हमारे देश में, हिंदी में प्रयोग होने लगे। जैसे अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, जिंदगी, जादू, जागीर, जान, जुर्माना, ये सब क्या है? ये सब फारसी शब्द हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेकर के इनको तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही थोड़े हैं और ये कुछ चुनिंदा शब्द हैं जो ज्यादातर प्रयोग होते हैं, हम लोग यूज करते हैं और हम लोग भूल जाते हैं कि हम हिंदी है या विदेशी शब्द हैं। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तुर्की शब्द। तुर्की क्या है? जैसे हम तुर्क से आए हुए लोगों का या तुर्क से जो भाषाओं का प्रयोग होता था वो हम लोग ने यूज किया। जैसे चेचक, चमचा, तोप, काबू, कालीन, कैंची, तलाश, बेगम इत्यादि। ठीक है, तो आप सब इनका जरूर स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद जरूर कर लें। अब आते हैं पुर्तगाली शब्द भी हम लोग यूज किए थे। जैसे आलपीन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, तौलिया, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द से, तो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब आते हैं सबसे ऊपर तो हमारे अंग्रेजी शब्द। हमने तो बहुत से अंग्रेजी शब्द अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। हम हिंदी बिना अंग्रेजी शब्द के बोल ही नहीं पाते हैं। जैसे क्वार्टर काउंसिल, गजेट, डॉक्टर, लालटेन, इंजन, अफसर इत्यादि सब अंग्रेजी शब्द हैं जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर भी हमने बताया था 4 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला समानार्थक। समानार्थक मतलब आप जैसे कि नाम से ही समझ पा रहे हैं, समान अर्थ वाले शब्द, मतलब जिनका अर्थ समान हो, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, जलज, पंकज, इनके अर्थ समान है, शब्द एक जैसे नहीं है, परंतु कमल का अर्थ भी एक ही होता है, जलज और पंकज भी कमल के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इनके अर्थ भी कमल ही होता है। ठीक, अब आते हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक मतलब जिनके अर्थ विपरीत हो, शब्द एक जैसे दिखें परंतु अर्थ विपरीत हो। जैसे जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्द भी जैसे होता है, जैसे रात दिन, माता पिता, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत अर्थ समझ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ निकले, एक ही अर्थ हो, ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, गाय, कुत्ता, ये सब क्या है, एक ही अर्थ के प्रयोग होते हैं, इनका शब्द एकार्थक है। ठीक है, इससे ज्यादा अर्थ नहीं हो सकते। घोड़ा एक ही होता है, घोड़ा जब भी बोलोगे उसका हमेशा एक ही अर्थ निकलेगा घोड़े के लिए। गाय जब भी बोलोगे तो गाय ही निकलेगा, आप ये नहीं बोल सकते भैंस को गाय बोल दो, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो इनका एक ही अर्थ हो सकता है। ठीक है, इसे ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द बोलते हैं। अब आते हैं अनेकार्थक शब्द पे। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शब्द में ही जाहिर है अनेक अर्थ, जिसके अनेक अर्थ निकलते हो उन्हें हम अनेकार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे कि अंबर, अंबर होता है, अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, आकाश भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे अभी सबसे समानार्थक पढ़ा और अनेकार्थक पढ़ा। समानार्थ मतलब कई सारे शब्द होंगे, उनके अर्थ अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही शब्द होगा जिनके अर्थ अलग अलग हो जाएं, वो अनेकार्थक। शब्द एक, अर्थ अनेक, अनेकार्थक। शब्द अनेक, एक अर्थ, समानार्थक। ठीक, समझ आ रहा है आप सबको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्द हमने बताए थे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है उसे विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे एक शब्द है लड़का, तो हम ऐसा शब्द लिए जिनका लिंग, वचन सब अलग अलग हो सकता है। जैसे लड़के का लड़का भी हो सकता है, लड़को भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो ये इसमें क्या होता है, विकार उत्पन्न हो सकता है। ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द, यानी कि जिनमें कोई कमी हो, जैसे कि इनके हम अलग अलग तरीके से इनको प्रयोग कर सकें हर जगह, विकारी शब्द। अविकारी शब्द जिनका हम लिंग, वचन और कारक के कारण हम उसको कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। लिंग यानी कि जैसे कि लड़का लड़की, वचन यानी कि एक वचन बहुवचन, कारक यानी कि कर्ता नहीं कर्ता कर्म को, सब कारक होते हैं, तो इनके कारण इनमें कोई भी विकार नहीं होता। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन का लिंग क्या बदल सकते हैं आप? बदल सकते हैं? नहीं। वचन बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। यहाँ का भी लिंग आप नहीं बदल सकते, कारक नहीं बदल सकते, वचन भी आप नहीं बदल सकते। तो ये क्या है? ये शब्द अविकारी शब्द हैं। लेकिन अगर जिसका हम शब्द, लिंग, जिन शब्दों का लिंग, वचन और कारक बदल सकें वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं, जिनका ना बदल सकें वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समझ आया? अब हम अभ्यास कुछ कर लेते हैं। यहाँ कुछ तद्भव शब्द हैं, उनके तत्सम शब्द आप लिखेंगे, और यहाँ कुछ रूढ़ और यौगिक हैं, उनमें छांट कर आपको लिखना है कौन से रूढ़ शब्द हैं, कौन से यौगिक हैं, कौन से रूढ़ शब्द हैं। और अब हम इसमें से बात करेंगे कौन कौन से विदेशी और कौन से देशी के नाम है, इनको बताना है आपको। ठीक है, इनके विदेशी शब्द कौन से हैं और किन देश से लिए गए हैं ये आपको बताना है। ठीक, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको फॉलो अप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरह के वीडियो रेगुलर डालते रहें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। आपको कोई भी कमी लगती है आप तुरंत कमेंट करें ताकि हम इसको आगे ठीक कर सकें, और धीरे धीरे हम इसमें और भी चीजें नई जोड़ते जाएंगे। और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो हम इसमें बहुत आगे वर्क करेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।